तो हेलो बच्चों, ये हमारा कंबशन एंड फ्लेम्स चैप्टर है। बट कंबशन और फ्लेम्स को दोनों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले कंबशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है कंबशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लैक स्मिथ है जो कि कोल को गर्म करके वहां पे जो रॉड्स है उनको गर्म कर रहा है, हीट कर रहा है। अब देखो हीट करने के बाद वो कर क्या रहा है, बेसिकली उनको हिट कर रहा है जिससे कि वो जो आयरन रॉड है उसकी शेप चेंज हो सकती है। तो पहले कोल गरम किया गया, कोल गरम करने के बाद उस पे आयरन रॉड को उस पे रखा गया, आयरन रॉड गरम हुई, उसके बाद उसको हिट करके आयरन रॉड की शेप चेंज की जाती है। रियल लाइफ के अंदर भी बहुत से हम फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है ना। चीजों से हीट अप करने के लिए आप बोलोगे फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चारकोल, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, हमारा एलपीजी हो गई, एलपीजी का भी यूज होता है, ठीक है। पर क्या आप जानते हो कि क्या केमिकल प्रोसेस का नाम, मतलब ये जो जिसके थ्रू ये हीट जनरेट कर रहे हैं, ये जो भी हमारा फ्यूल है, ये जिस केमिकल प्रोसेस के थ्रू हीट को जनरेट करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंबशन। तो कंबशन इज दैट केमिकल प्रोसेस जिसमें आप हीट जनरेट करते हो, किससे? फ्यूल से। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, मतलब चैप्टर खत्म होगा। वैसे तो अभी सिर्फ कंबशन की मैं बात करूंगा। तो देखो, कंबशन के अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले आज के जो मतलब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। तो चैप्टर कंप्लीट एंड तक पढ़ने के बाद हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कंबशन को और कौन कौन से टाइप का कंबशन होता है, ठीक है। सेकेंडली, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है आप ये भी बता पाओगे। फिर नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए जिससे कि कंबशन अच्छे से हो सके। फायर एक्सटिंग्विशर क्या क्या होता है, बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर पाओगे। इसी के साथ आप देखोगे ये हमारा जो कितने टाइप का कंबशन होता है ये देख पाएंगे। आप कंबशन को स्टडी करते हैं तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें आप बोलोगे सर मैग्नीशियम, यहाँ पे हमने लिया है मैग्नीशियम मेटल को, उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उसे गर्म कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि एक तो लाइट आपको वहां पे दिख रही है, हीट जनरेट हो रही है और लाइट आपको दिख रही है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जब जलता है तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस हो रही है? लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये मैग्नीशियम जल रहा है तब की बात है। अब मान लो हम कोल ले लेते हैं, ठीक है। तो कोल में भी आप बोल सकते हो कि सर जब कोल जब गर्म होता है, कोल को जब हम जलाते हैं तो बेसिकली वहां पे CO2 एमिट होती है, ठीक है ना। तो आपको ऊपर देखो CO2 एमिट होती हुई दिखेगी और आप देख सकते हो कि वहां पे वो लाइट भी थोड़ी सी आ रही है, ठीक है। तो कोल जब जलता है तो लाइट और आपकी जो गैस एमिट हो रही है, यहाँ CO2 एमिट हो रही है। तो कंबशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें आप बोलोगे सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है, ठीक है ना। उससे रिएक्ट करके आप बोलोगे हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रोसेस अभी आपने देखी, ये कौन सी प्रोसेस है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन। तो अब हम देखेंगे कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं हम बोलेंगे। एक होते हैं हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक होते हैं इनकम्बस्टिबल। तो ये समझने के लिए हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे यहाँ पे, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप देखो यहाँ पे एक लड़का है जो यहाँ पे एक माचिस की तीली लेकर, अभी देखो ये पेपर के पास लेकर आएगा। अभी रुको, आपको अभी दिखेगा। माचिस की तीली लेके देखो पेपर के पास लेके आ गया वो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब वो पेपर के पास लाता है तो पेपर आग पकड़ लेता है। तो आप बोलोगे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जल जाते हैं यूजुअली, ठीक है। लेकिन यही पीस जब आप बोलोगे सर जो आग वो लेकर आता है किसके पास, आप बोलोगे ग्लास के पास, तो ग्लास जलता नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हम आपके सब्सटेंस को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं कंबस्टिबल, एक होते हैं इनकम्बस्टिबल, जो जलते नहीं है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने को बेसिकली हम कंबस्टिबल बोलेंगे। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस वो हैं जो एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेसिकली क्या होते हैं? जल जाते हैं। और दूसरे हमारे इनकम्बस्टिबल कौन से हो गए? जो कि एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जलते, ठीक है। तो वो हमारे इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंबस्टिबल, आपको गेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैंडमली देखता हूँ क्या होना चाहिए। क्या आपको लगता है स्टोन कंबस्टिबल है, स्टोन को जलाया जा सकता है? क्या आयरन नेल है, क्या ग्लास है, क्या केरोसिन ऑयल है? तो आप बोलेंगे सर इसमें से क्या जल सकता है, सोचिए कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल है। तो हम बोलेंगे केरोसिन ऑयल होगा कंबस्टिबल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर इज नॉन कंबस्टिबल? मैचस्टिक, पेपर, स्टोन, स्ट्रॉ। तो कौन सी ऐसी चीज है जो जल नहीं सकती? तो आप बोलेंगे स्टोन नहीं जल सकता, दैट इज करेक्ट। तो अब हम देखते हैं क्या कंडीशन होती है कंबस्टिबल होने के लिए या जलने के लिए, बेसिकली हम बोलेंगे। तो जलने की कंडीशन को समझने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं।
एक काम करते हैं, एक कैंडल लेते हैं और उसको एक ग्लास टम्बलर से, मतलब एक ग्लास से कवर करके देखते हैं। तो चलो एक कंडीशन मैं आपको लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास है और हम बोलेंगे एक कैंडल है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना आप ध्यान से, मैं ग्लास को उठा के कैंडल के ऊपर रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ग्लास को जब कैंडल के ऊपर रखा तो क्या हुआ, थोड़े ही टाइम में वो कैंडल बुझ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जलने की एक कंडीशन हमें समझ में आती है कि एयर अगर नहीं मिल पा रही है तो कोई सब्सटेंस नहीं जल सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए कि विदाउट ऑक्सीजन आप चीजों को नहीं जला सकते, ऑक्सीजन इज नेसेसरी। और वो चीज जो जल रही होती है अगर उसमें से आप बोलोगे ऑक्सीजन को निकाल लेंगे तो वो जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं कोई मैथ स्टिक कागज के पास लाता हूँ या पेपर के पास लाता हूँ, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जो अगर मैं कागज के पास लेके जाता हूँ तो क्या होता है, कागज जल जाता है। बट अगर मैं उसको लकड़ी के पास लेके जाऊं तो क्या वो लकड़ी जल जाएगी एकदम से, सोचिए, नहीं जलती है। तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये कागज तो आपको जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर यही मैं मैथ स्टिक किसके पास लेके जा रहा हूँ, लकड़ी के पास, पर वो नहीं जल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो लकड़ी है उसका एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, जब तक वो टेम्परेचर उसे नहीं मिलता तब तक वो नहीं जलती। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज जलना स्टार्ट कर दे। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस कैच करने लगता है फायर को, मतलब जलने लगता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है, यस। और किसका, लकड़ी का यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस फायर कैच करते हैं एज लॉन्ग एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज नॉट रीच्ड, मतलब वो फायर कैच नहीं करते हैं जब तक उनका टेम्परेचर रीच नहीं करता, कहां पे, इग्निशन टेम्परेचर पे, जो हम कंबस्टेबल की बात कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ही वो टेम्परेचर रीच करेगा तभी कोई चीज जलना स्टार्ट होगी। अब घर के अंदर जब आपने देखा है, आप किचन में जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि या तो वो मैच स्टिक को या फिर लाइटर को या कुछ भी है उसको आपको गैस के पास नहीं लेके जाना है। आपने देखा है कभी ऐसा कि घर में जब हम मैच स्टिक वगैरह यूज करते हैं, मतलब माचिस जलाते हैं, तो हम यूजुअली उसको, आप बोलोगे सर, स्टोव से दूर रखते हैं ताकि वो गैस के रीच में ना आए, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है इसलिए क्यों दूर रखते हैं हम। इवन आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स के ऊपर, जब आप पेट्रोल पंप पे, आपने देखा है कभी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है तो क्या होता है, वहां पे एक साइन लगा होता है, ऐसा साइन जिसपे क्या लिखा होता है, नो स्मोकिंग। आपने सोचा ऐसा क्यों लिखा गया है वहां पे, नो स्मोकिंग, की स्मोक नहीं करना चाहिए आसपास में। चलिए, अगर आपको नहीं पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है तो ये समझना पड़ेगा कि जैसे एलपीजी गैस थी और दूसरे केस में पेट्रोल था पेट्रोल पंप पे, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होते हैं। इन्फ्लेमेबल का मतलब ये हो गया जिनका टेम्परेचर ऑफ इग्निशन बहुत कम होता है, मतलब ये कम टेम्परेचर पे भी हीट को कैच कर लेते हैं। तो इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है, मतलब मान लीजिए एक छोटी सी भी आपने तीली अगर वहां पटक दी तो हो सकता है वो छोटा सा जो तीली है जिसमें हल्की सी हीट है वो भी इग्नाइट कर देगी गैस को, और वहां पे आपकी सिलेंडर में से वो गैस कनेक्ट होके वो क्या हो जाए, जल सकता है, मतलब आपकी इग्नाइट हो सकती है वो गैस, ठीक है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि माचिस वगैरह यूज नहीं करना हमें किचन में। और पेट्रोल पंप्स पे भी आपको सिगरेट वगैरह नो स्मोकिंग इसलिए लिखा गया है कि लोग स्मोक करते हैं तो वहां पे भी थोड़ा सा वो जो फ्लेम होता है वहां पे वो भी इवन कैच कर सकता है उस पेट्रोल को, ठीक है। तो वहां पे भी आग लग सकती है, तो ये सिचुएशन ना हो इसीलिए हमें ये बताया जाता है। अब हम देखेंगे कि एक तरीके से फायर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। मान लो कहीं पे आग लग जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ दिखाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इस ग्लास को उठा के इस पे रख देता हूँ, ठीक है? तो वो बुझ जाता है। अभी जैसे कैंडल जली नहीं हुई है बट आपको मैंने वो बताया था। इवन आपने देखा होगा कि जब कभी कहीं पे आग लग जाती है तो भी हम कुछ करते हैं। अब आपको पता है क्या करते हैं? आपने देखा होगा या तो पानी डाल दिया जाता है, ठीक है? तो पानी डाल देते हैं तो होता क्या है, पानी वैसे अच्छा नहीं होता, किस केस में वो बताएंगे अभी। लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी चीज़ को जलाने के लिए। तो अभी तो बताया था सर ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है? हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी चाहिए होता है, और फ्यूल की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा फ्यूल, थोड़ा सा हीट, और हीट चाहिए किस पे? इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा, ठीक है ना? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो यहाँ पे कहीं पे किसी घर में आग लग गई, तो आपने देखा होगा कि वो आपके वहाँ पे आप बोलोगे सर फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब एक तरीके से आप बोलोगे जो क्या बोलते हैं इसे। अभी मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था ऐसा कुछ जिसमें आपने देखा था कि भैया अगर मैंने ग्लास के ऊपर यहाँ पे
मतलब ग्लास को इसके ऊपर रख दिया था कैंडल के ऊपर, तो वो कैंडल से लाइट बुझ गई थी। तो किसी भी आग को कंट्रोल करने के लिए या बुझाने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो इमेजिन करो कि कहीं पे आग लग गई है, किसी घर में क्या लग गई है? आग। उसको बुझाने के लिए क्या किया जाता है? आपने देखा होगा फायरमैन आता है, वहाँ पे हाथ में उनके पास पाइप्स होती हैं जिसमें पानी होता है, वो डाल देते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है कि मान लो कहीं पे आग लग जाती है बाय चांस, तो आप देखते हैं कि फायरमैन आता है, फायरमैन के हाथ में वो पाइप होती है जिससे वो पानी डालता है घर के ऊपर, ठीक है? तो इस केस में होता क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। वो जो आग लगी हुई है ना बेटा, वहाँ पे जो सब्सटेंस है जिसमें आग लगी है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उसको पानी कम करता है। दोबारा से सुनो, जो सब्सटेंस है जिसमें आग लगी है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उसको कम करने के लिए पानी हेल्पफुल होता है यहाँ पे, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, इसीलिए आग बुझती है। और क्या होता है कि आप बोलोगे सर वो पानी थोड़ा सा कवर कर देता है जिस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है, लेकिन क्या पानी एक बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है? ऐसा नहीं होता। तो आप बोलोगे वाटर ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो ये तो हमारे एलिमेंट्स को वो रोक पा रहा है, बट क्या पानी बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है? हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि किस केस में पानी को अच्छा नहीं बोलते। जैसे अभी घर में आग लगी तो भैया ऑब्वियस है पानी वाला ही यूज करेंगे, लेकिन कभी तेल में आग लग जाए, जैसे आप बोलोगे सर पेट्रोल पंप पे होता है, तो पेट्रोल पंप पे पानी वानी का कुछ नहीं होता है, वहां पे CO2 यूज करते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल फ्रीज्ड होती है वो, ठीक है? तो CO2 का यूज किया जाता है उसके ऊपर, जहां पे आग लगी होती है उस पर डालने के लिए। इवन आप देखते हो इलेक्ट्रिकल, कभी कोई जैसे कोई चीज जल जाती है इलेक्ट्रिकली, तो भी उस पर पानी नहीं डालते, ठीक है ना? वहां पर भी आप बोलोगे कि सर CO2 का यूज किया जाता है। तो यूजुअली हमें समझना पड़ेगा कि CO2 किस तरीके से आग को बुझाने का काम करती है। तो ये जो CO2 होती है ना बेटा, जब आप इसको आग के ऊपर डालते हो तो एक्चुअल में करती क्या है, ये जो पूरी आग है उसको ब्लैंकेट की तरह, मतलब एक चादर की तरह कवर कर लेती है, जिससे कि वो जो कांटेक्ट होता है उसका ऑक्सीजन के साथ वो कट ऑफ हो जाता है फ्यूल का। और वो फ्यूल का जैसे ही कांटेक्ट ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाएगा तो वो बुझ जाएगी, ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड पानी की। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से पानी तो बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है ना? वहां पे करंट और ज्यादा फैलने लग जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम CO2 यूज करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, आपने देखा होगा कि जब हम किचन में जाते हैं, किचन में जाके लाइटर जलाते हैं या मैच स्टिक जलाते हैं और उससे गैस को ऑन करते हैं, ठीक है? तो उस केस में जब मम्मी या फिर घर पे खाना बनाती हैं तो वो जो कंबशन होता है वो कैसा कंबशन होता है? वो होता है रैपिड कंबशन, क्योंकि एकदम से आग लग जाती है। तो रैपिड कंबशन का मतलब क्या हुआ? इट इज अ रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर इवॉल्व इन अ शॉर्ट टाइम। तो बहुत छोटे से टाइम में आप बोलोगे बहुत ज्यादा हीट और लाइट देखने को मिलती है। तो इस तरीके के कंबशन को बोला जाता है रैपिड कंबशन, ठीक है? तो रैपिड आप बोलोगे जो भी घरों में हम यूज कर रहे हैं रैपिड कंबशन हो रहा है। लेकिन यहां पर देखो, हम व्हाइट फॉस्फोरस, आपने देखा है व्हाइट फॉस्फोरस को हमने क्या किया, पहले ओपन रखा एयर में कुछ देर के लिए, ठीक है? तो कुछ देर के लिए एयर में ओपन करने के बाद क्या होता है, वो एकदम से जलने लगता है, ठीक है? तो इस तरीके के कंबशन को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, उसको इनिशिएट करने के लिए वो खुद से हो जाती है कंबशन, ठीक है? तो यहाँ व्हाइट फॉस्फोरस के केस में हम बोलेंगे कि कैसा कंबशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन। एंड ऐसा ही कंबशन हमें कई बार देखने को मिलता है, जैसे फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस कंबशन है। जैसे फायर, कई बार आपका कोल माइंस होती है, कोल माइंस जहाँ पे कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? वहां पे भी आग लग जाती है, जो कि एक स्पॉन्टेनियस कंबशन है, ठीक है? तो ये भी कुछ एग्जांपल हो गए स्पॉन्टेनियस कंबशन के। इसी के साथ अब हम देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि पटाखा वगैरह अभी दिवाली के टाइम आप ऐसा आता है जब पटाखा जलाते हैं ना, तो ये जो पटाखा फटता है तो आप देखते हो कि लाइट भी आती है, ठीक है ना? और एकदम से आप बोलोगे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये किस तरीके का कंबशन है? इस कंबशन को बोला जाता है एक्सप्लोजन, ठीक है? तो एक्सप्लोजन क्या है बेसिकली? एक्सप्लोजन इज अ वायलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे वॉयलेंटली बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, एकदम से वॉयलेंट फॉर्म में रिलीज हो रही है, उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो चलिए अब हम देखेंगे चैप्टर की समरी। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? इसके अंदर देखो फ्लेम्स वाला पार्ट अलग है, फ्लेम्स वाला पार्ट इसके बाद हम लेंगे, ठीक है? तो समरी मतलब अभी कंबशन की समरी हम एक बार ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमने
पहले डील किया, पहले हमने कह सकते हैं पहले हमने पढ़ा, सबसे स्टार्टिंग में हमने किया था कि सब्सटेंस को देखा था जो कि जलते हैं, उसे कंबस्टिबल बोला था, ठीक है। जो सब्सटेंस बेसिकली जैसे आप बोलोगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ऐसी एसेंशियल चीज है जो कंबशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो हमने देखा था। इसी के साथ फिर हमने देखा था कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर है जो किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए जरूरी होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर आप बोलेंगे वो मिनिमम टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस कैच फायर करता है। कौन सा सब्सटेंस? कंबस्टिबल। फिर हमने देखा अलग अलग तरीके के कंबशन, जैसे कि आप बोलेंगे रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस या एक्सप्लोजन, जो हमने अभी लास्ट में डिस्कवर किया, ठीक है। तो इसी के साथ फाइनली हमने इनके बारे में सारा कुछ स्टडी किया, ठीक है। तो चलिए कुछ एमसीक्यूज वगैरह ले लेते हैं, सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं रैंडमली आंसर्स टिक करूंगा, आपको अपना आंसर लगाना है, फिर चेक करना है आपका सही था कि नहीं, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर, आइदर वुड, पेपर, वेजिटेबल ऑयल और केरोसिन। किसका होगा लोअर इग्निशन टेम्परेचर? सोचिए। चलिए तो मैं रैंडमली लगा रहा हूं, देखो करेक्ट आंसर है केरोसिन ऑयल। क्या आपका सही था केरोसिन ऑयल? ओके। अब देखिए बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल इज, क्या हो सकता है इनफ्लेमेबल मटेरियल के लिए सबसे बेटर एक्सटिंग्विशर? पानी होता है, SO2 होता है, CO2 होता है या CO होता है? चलिए तो मैं रैंडमली लगा रहा हूं, देखते हैं क्या सही है। CO2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको दिखाया भी था ये सिनेरियो हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टिबल? स्टोन पीस, स्टोन को हम नहीं जला सकते क्या? पेपर को नहीं जला सकते क्या? स्ट्रॉ को नहीं जला सकते क्या? मैचस्टिक को नहीं जला सकते क्या? किसे नहीं जला सकते? तो स्टोन पीस, यस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ देखो विच इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल, कौन सा डोमेस्टिक फ्यूल बेटर है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वुड या कोल? तो देखो एलपीजी होती है तभी हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना, बेटर डोमेस्टिक फ्यूल कह सकते हैं। एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, फायर के लिए क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है? फ्यूल, एयर, हीट या ऑल ऑफ दीज? वैसे तो आपको पता ही ऑल ऑफ दीज है, तो हम हीट लगा लेते हैं, वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं फ्लेम्स के बारे में। तो फ्लेम्स को समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं फ्लेम्स का। तो यहाँ पर देखिए कि तीन दोस्त हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तीन दोस्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक गेम खेल रहे हैं कैरम का, ठीक है। समर वेकेशंस का टाइम है, ये गेम खेल रहे थे, लेकिन अचानक से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बूम। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो यहाँ पे एक दोस्त जाके कैंडल लेके आता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि कैंडल को जलते हुए देखना, कि कैंडल की लाइट में सब गेम खेलते हैं। तो कैंडल जब जलती है तो उसके ऊपर एक फ्लेम देखने को मिलती है, ठीक है ना, जैसे वो जल रही होती है वो एक फ्लेम देखने को मिलती है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती है देखने में। तो हम इस चैप्टर के अंदर फ्लेम की ही बात करेंगे, देखेंगे फ्लेम से रिलेटेड क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब एंड ऑफ द चैप्टर हमें क्या क्या समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि फ्लेम क्या होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, और आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। उसके बाद फ्यूल और फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है वो देखेंगे, डिफाइन कर देंगे। एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल, वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। देन आफ्टर दैट आप बोलेंगे कि सर ये पूरा का पूरा जो फ्लेम है वो समराइज हम करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं फ्लेम को। यहाँ पे दो अलग अलग फ्लेम्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली जो फ्लेम है वो एक लैंप का केस है, आप देख रहे हो। वो जो फ्लेम है थोड़ी येलोइश कलर टाइप आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी जो फ्लेम है ये हमारे गैस किचन पे, जब आप स्टोव पे जाके फ्लेम देखते हो तो आपको दिखती है। अब ये जो फ्लेम होती है थोड़ी ब्लूइश होती है, ठीक है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो फ्लेम का कलर है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कितना ऑक्सीजन सप्लाई है। तो अगर इनकम्प्लीट, आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो वहां पे जो कलर ऑफ फ्लेम होता है यूजुअली येलो होता है। वो इस वजह से होता है कि वहां पे आप बोलोगे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होती है तो वहां पे फ्लेम कलर ब्लू देखने को मिलता है, जो कि हम बोलेंगे कंप्लीट कंबशन हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे दोनों केसेस में आप देख सकते हो फ्लेम ऑफ कलर किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि कितनी ऑक्सीजन सप्लाई प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग फ्लेम का कलर आता है। अब हम देखते हैं इसी के साथ, ये तो हुई बात कि कलर कैसा दिखता है फ्लेम का। इसी के साथ हम देखते हैं अभी एक और केस। अब बात करेंगे कि कलर ऑफ फ्लेम ऑक्सीजन सप्लाई पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन ये फ्लेम बनती कैसे, फॉर्म कैसे होती है, चलिए इसको थोड़ा सा समझा जाए। मान लीजिए जब आप कैंडल्स को जलाते हो किसी मैच स्टिक से, तो होता क्या है, वो जो कैंडल जलती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है।
और इस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो वैक्स है, जो कैंडल की वैक्स है, वो क्या करती है, पिघलना स्टार्ट करती है। तो वो पिघलती भी है और कुछ वैक्स होती है जो वेपराइज करती है, ऊपर की तरफ उड़ने लगती है हवा में। तो जो वो वेपराइज्ड होती है वो देखो वो फ्लेम फॉर्म करती है, देखो उसके ऊपर आपको दिख भी रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि जो ये गरम गरम जो कैंडल है ये वेपराइज भी कर रही है वैक्स को, जो वैक्स ऊपर की तरफ जा रही है और एक फ्लेम बना रही है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आएगा कि फ्लेम एक्चुअली बनती कैसे। चलिए, कैंडल की जो फ्लेम होती है इसको हम 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो जोन होता है वो होता है हमारा इनर जोन। देखिए यहाँ पे, तो इनर जोन जो होगा हमें देखने को मिल रहा है, पहले ये सबसे पहला जोन है अंदर वाला, बिल्कुल अंदर वाला। इसके बाद जो जोन देखने को मिलता है दैट इज द मिडल जोन, और जो सबसे बाहर वाला जोन है उसे बोला जाता है आउटर जोन। तो फ्लेम को भी हमने 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि ये बच्चा देखो किस तरीके से एक ग्लास प्लेट लेकर आ रहा है, कैंडल के ऊपर लगाएगा। तो कैंडल के ऊपर की जो ल्यूमिनस जोन होती है, जो टॉप जोन होती है बेसिकली, उसके ऊपर वो उसको रखता है। ठीक है, तो जब उसको वो रखता है तो एक ब्लैकिश कलर का देखो सर्कुलर टाइप का उसके ग्लास के ऊपर फॉर्म होने लग जाता है एक तरीके से। तो आप बोलेंगे जब ल्यूमिनस जोन में हम ग्लास को लेकर आ रहे हैं तो यूजुअली हो क्या रहा है, जो भी कार्बन पार्टिकल जो अनबर्न्ड रह गए, जो जल नहीं पाए प्रॉपरली, क्योंकि आपको पता है ग्लास में कार्बन होता है, तो जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह गए वो ल्यूमिनस जोन, वो प्रेजेंट कहां पे होते हैं, ल्यूमिनस जोन के अंदर। ठीक है, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, हम ये बोल सकते हैं। इसी के साथ अगर, और देखो इसको टोंग्स की हेल्प से उसने पकड़ के ग्लास को रखा है वहां पे। अब ये क्या करता है, एक वायर लेकर आया है, ठीक है ना, तो वायर को जब वो लेकर आया तो कहां पे रख दिया उसको, बिल्कुल ही अंदर। आप बोलोगे सर इनर जोन में लेके चला गया, तो हम बोलेंगे ये नॉन ल्यूमिनस जोन है। तो नॉन ल्यूमिनस जोन में अगर वायर को रखता है तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो वो लाल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है वो फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फ्यूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गाड़ी है, पेट्रोल पंप पे आपको पता है पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में फ्यूल लिया जाता है। ठीक है, और फ्यूल लेके गाड़ी चलने लगती है। तो अलग अलग तरीके के फ्यूल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा घर पे जो फ्यूल यूज करते हैं एलपीजी होती है, एलपीजी से खाना बनाया जाता है। ठीक है, प्लेन होता है, इसको उड़ाने के लिए कौन सा फ्यूल चाहिए, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की हेल्प से प्लेन को आप बोलेंगे सर उड़ाया जाता है, मतलब उसका फ्यूल है। और घर में जो हम यूजुअली गर्म करने के लिए घर को यूज करते हैं तो वुड को जलाते हैं, है ना, तो आप बोलेंगे वुड को यूज करते हैं घर को गर्म करने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग फ्यूल यूज किया जाता है अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप बोलेंगे कि सर कितना एफिशिएंट है फ्यूल, कितना अच्छे से काम कर रहा है फ्यूल, ये कैसे पता चलेगा। इसको पता करने का एक पैरामीटर होता है, एक तरीका होता है, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये क्या होती है, ध्यान से देखो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। मतलब 1 kg फ्यूल को अगर हम जलाते हैं और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो हम बोलेंगे एलपीजी की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू है, क्रूड ऑयल की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू है, और वुड की अपनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कोल से बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कोल से या वुड से कह सकते हैं, जिस वजह से हम एलपीजी को घर पे यूज करते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो एफिशिएंसी को देखने के लिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू है एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कौन सा फ्यूल कितना एफिशिएंट है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल पर केजी मतलब आप बोलोगे 1 किलो हम जब फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो कितना किलो जूल एनर्जी फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू हमारी एक तरीके से एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करती है फ्यूल की। तो फ्यूल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हमको एनर्जी के, मतलब हम बोलेंगे एनर्जी का सोर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूल्स को ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए, जैसे फ्यूल्स हो गए हमारा एलपीजी, वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, हम इनका ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा गाड़ियों में पेट्रोल यूज हो रहा है, आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर फ्यूल यूज हो रहा है, कोल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए फ्यूल में क्या होता है, कार्बन होता है। अगर वो कार्बन प्रॉपरली नहीं जलता, वो कंप्लीटली कंबशन नहीं होता कार्बन का, तो उस वजह से वो एयर में जब आता है तो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्यूल अगर कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है तो वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, जो कि बहुत हार्मफुल है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके घर के अंदर आप सो रहे हैं, ठीक है, अब घर में रूम वगैरह बंद रखते हैं और यूजुअली अगर आपने वहां पे कोल वगैरह जला लिया, आग से बेसिकली रूम को गर्म करने की कोशिश की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब रूम बंद होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई, लिमिटेड हो गई।
कम ऑक्सीजन में कंप्लीट कंबशन नहीं हो सकता, कंप्लीटली वो जल नहीं सकता कोल। और जब कोल कंप्लीटली नहीं जलेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल करते हैं, हम मर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि बंद कमरे में, बंद रूम में आपको नहीं जलाना चाहिए कोल वगैरह, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल होती है आपके लिए, इवन डेथ भी हो जाती है लोगों की, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। आप सभी अवेयर होंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली किस वजह से होती है, आपको पता है कि CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एयर में, और उस वजह से ये बेसिक एक बहुत बेसिक कॉज है। और ये CO2 आता कहाँ से है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, वो क्या करता है, CO2 बहुत ज्यादा आपका एनवायरनमेंट में क्रिएट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। तो होता है क्या, ये जो पोल्यूशन होता है जिससे कि एयर के अंदर आप बोलोगे CO2 बढ़ रहा है, और फाइनली क्या होता है वहां पे, आप बोलोगे कि जब सन रेज आती है और सन की जो रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाती है अर्थ के अंदर, तो प्रॉब्लम ये होता है कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करने लगता है। अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा तो सर प्रॉब्लम क्या होगी, जब अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा तो ये जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं ये पिघलना स्टार्ट करेंगे, और जब ये पिघलने लगेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, धीरे धीरे आप बोलेंगे जो लो रीजन के एरियाज है, ठीक है ना, उनमें वो ये पानी जाएगा, पानी फ्लो करेगा, आप बोलोगे, और पानी बहने की वजह से ये सब डूबने लग जाएंगी जगह, ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू आ सकता है। तो आप बोलोगे, और एसिड रेन भी प्रोड्यूस होती है, आपको पता है ना, जो आपका पोल्यूशन होता है, जो आपकी गैसेस हैं जो एमिट हो रही हैं अर्थ के, जो आपके एनवायरनमेंट में है, अब जब रेन होती है तो ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप बोलेंगे एसिड रेन में होता क्या है, ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, जो कि गिरते हैं तो ये बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं। क्या डैमेज कॉज करते हैं सर, एक तो हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, आप बोलेंगे सर अगर ये डायरेक्टली एसिड रेन हमारे हाथों पे पड़ जाएगी तो हमारी स्किन भी खराब हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ आप देख सकते हो कि जो जमीनें होती हैं, जमीन को भी बंजर बना देते हैं, ये एसिड रेन क्या करती है, आपकी हार्मफुल है सॉइल के लिए भी, और बिल्डिंग्स के लिए भी, बिल्डिंग्स को भी इरोड कर देती है, ठीक है ना, खराब कर देती है, कोरोड कर देती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर, कैसे फिर हम फ्यूल भी यूज करें और प्रॉपरली हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें, एसिड रेन से कैसे बचें, तो इसका एक ही इलाज है, वो है CNG। तो हमें जो व्हीकल्स यूज करने चाहिए वो CNG पे चलने वाले यूज करने चाहिए, क्योंकि एक तो पहली बात बहुत एफिशिएंट है, बहुत सस्ती भी होती है CNG कंपेयर टू बाकी फ्यूल्स, और आप बोलोगे पोल्यूशन भी कम कॉज होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने के लिए, एसिड रेन से नहीं हो तो उसके लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए हम CNG को प्रेफर कर सकते हैं ओवर अदर फ्यूल्स। चलिए, तो अब मैं समराइज कर देता हूँ हमने फ्लेम्स में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे फ्लेम्स के बारे में, फ्लेम्स को स्टडी किया था कि फ्लेम्स क्या होती है। तो 3 डिफरेंट जोन हमें मिले थे, एक डार्क जोन था, ल्यूमिनस जोन था, नॉन ल्यूमिनस जोन था, ठीक है ना। ये भी हमें जोन मिले थे फ्लेम के अंदर। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से क्या होता है, जो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो रिलीज होती है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ने से आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये हमने देखा था। एंड फाइनली एसिड रेन वगैरह भी फॉर्म होती है, जब आप कहेंगे कि सल्फर और नाइट्रोजन को डिसॉल्व स्टेट में अगर वो बारिश के साथ आती है तो वो हमारी एसिड रेन भी कॉज करती है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कर रहा हूँ, आप अपने आंसर्स देखना आप सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एसिड रेन कॉज होती है किसके ऑक्साइड से। तो मैं, वैसे तो मुझे पता है बट मैं डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ कि क्या यही होना चाहिए ऑप्शन। सॉरी मैंने थोड़ा जल्दी किया, मैं थोड़ा आराम से करता हूँ, आप पहले आंसर अपना निकाल लो। फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ दीज। ओके, चेक करते हैं। इट इज ऑल ऑफ दीज, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सब्सटेंस व्हिच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स डैश साउंड, फ्लेम, कंबशन, नन ऑफ दीज। तो आप बोलेंगे सब्सटेंस जब वेपराइज होते हैं जलते हुए तो क्या क्रिएट करते हैं, फ्लेम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं फ्लेम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखो, कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन, कौन सी यूनिट थी, किलो जूल पर केजी, किलोग्राम, किलोमीटर, किलो जूल। याद करो, 1 kg जलाया था, याद करो, तो सी ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। अब इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल, ब्लू, येलो, ब्लैक, वैक्स पार्ट। सोचो कौन सा पार्ट हॉटेस्ट था, ठीक है। तो इसमें ब्लू पार्ट होता है जो हॉटेस्ट होता है।